वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं बातचीत के इस सिलसिले के लिए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे मेरे लिए, राव साहब प्लीज मेरा ऑडियो दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। आज जो मेहमान है, आज जो पैनल है वो बहुत बड़ा है। कर्नाटक का चुनाव नजदीक है। मजा तो तब आए कि कर्नाटक में मौजूद हूं और कर्नाटक के चुनाव पे बात हो रही हो। लेकिन ठीक है, बात तो कर्नाटक के चुनाव की है, लेकिन मसला जो है हमारे और आपके बीच में जुड़ा हुआ है। तो तमाम सारी बातें करेंगे, लेकिन वो लोग जो बहुत दूर से आए हैं या पहली बार हमारे शो में आए हैं या शरीक हो रहे हैं, उनसे जरूर बात करेंगे, दो चार बातें जरूर पूछेंगे, ऑफ कोर्स पूछेंगे। जो मेहमान हमारे आए हैं उससे पहले मैं तारुफ करा देना चाहता हूं जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनीत त्यागी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शमून कासमी साहब सर्वधर्म एकता संघ से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओहो, आज सफेद कुर्ता है, मैं दाएं बाएं देखने लगा। हाजी हाजी क्या हुआ? शांति रहेगा आज, शांति आज बहुत शांत रहेगा, सफेद कुर्ता है। मैंने दाएं बाएं देखा, कहाँ गया वो कुर्ता। सूर्या मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से हैं, नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कांग्रेस आ गई, आई 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 आई, मैंने यहां बोला है कांग्रेस आई, बाकी ना लोग समझ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे मित्र गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योगी जी कर्नाटक में आज मौजूद थे और वहां जनसंख्या में उन्होंने बोला कि यूपी में सब चंगा है, ना तो कोई दंगा है ना कोई फसाद है। ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन वहां जाके उन्होंने ये बात बोली। एक एक सिलसिला जोड़ते जाएंगे और वहां के नेता क्या कह रहे हैं इस बातचीत पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो लोग हमारे यहाँ शो में आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूर से आए, भाव जी नमस्ते, नमस्कार। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही भाई जी, अच्छा दिल्ली से ही आए हैं आप। वेलकम। वेलकम, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कहाँ, क्या नाम हो गया बाबू जी? एसपी घई, एसपी घई साहब, सतपाल घई। सतपाल घई साहब। यस सर। सर क्या रिटायर हो गए अब तो? रिटायर हो गए कर्नल फौज का। तो इधर कैसे कर्नाटक? इधर से मैंने कहा आपका माहौल काफी पसंद आता है, मैंने आज आपके। चलिए बहुत अच्छी बात, इधर आपका माहौल बहुत अच्छा लगता है तो इधर आ गए। तो कुछ मन भी है कुछ बोलने का? एवरीथिंग इज फाइन अंडर मोदी। मैंने तो सोचा था कुछ बोलेंगे, बोले बोल तो दिया एवरीथिंग इज फाइन। आपने घर पे बता दिया?
जहां भी बताना था, मतलब मैंने कहने का। जी जी सर, आपका आशीर्वाद है। हाँ बता दिया ना। जी, बता दिया। हाँ जरूरी है कि मैं दिख रहा हूँ। हाँ जी जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं आया हूँ बिहार से, लेकिन बिहार में कहाँ से? बिहार में छपरा। और छपरा बहुत अच्छी जगह है। मीडिया का शिकायत करने आया हूँ। किसका? मीडिया का। मीडिया का शिकायत करने आए हैं। तो ऐसा करना, अगर मीडिया का शिकायत करने आए हो हाँ। तो 2-4 मिर्ची और खाओ कस के, क्योंकि अगर हल्की शिकायत करी। हल्की शिकायत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार। जब देश का राष्ट्रीय मीडिया झूठ बोलने लगे और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, उस देश को राम ही बचा सकते हैं। बड़ा मन में द्वेष भरा है। हाँ प्रमाण तो देंगे आप, प्रमाण भी देंगे, प्रमाण भी देंगे, दोनों देंगे। बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार द्विवेदी। संतोष कुमार द्विवेदी। संतोष कुमार। जब कमाल करते हैं आप, या तो पहली बार शो में आए आप? नहीं नहीं सर, हाँ। आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन की स्टाइल में है, बिल्कुल। हाँ जी, अमिताभ बच्चन की स्टाइल में है सर आप। क्या नाम है आपका साहब? अखिलेश। क्या नाम बताया? संतोष कुमार द्विवेदी। संतोष कुमार द्विवेदी। नोटबंदी पे मीडिया चिप लगा के दिखाती है, वो इम्पोर्टेंट है, मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जरूर पूछूंगा आपसे, जरूर पूछूंगा। जी जी प्रमाण है आपके पास, आपके पास प्रमाण भी है और प्रमाण भी है, दोनों चीजें हैं। अरे रुको, भगाना नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, डिबेट है ये, डिबेट चलने दो। हाँ जी, क्या बोला था आपने? क्या बोला था? एवरीथिंग इज फाइन अंडर मोदी। अंडर एवरीथिंग इज फाइन अंडर मोदी। कुश्ती करोगे? वैचारिक कुश्ती है बिहार के, वहां से आए हैं जो उर्वरा भूमि है विचार की। हाँ नहीं नहीं, आप तो बिहार से, आपसे कुश्ती के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़ा आपसे तो सिर्फ एक ही चीज है, पेट कम करिए। जी इधर से मैं आया। जनाब आप कहां से आना हुआ? सर नमस्कार, मैं वैसे तो फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ, बलिया यूपी से हूँ सर। यूपी से? देवरिया? बलिया से। अरे वो बगल वाला है बलिया, है ना? उधर चले जाएंगे तो बिहार से द्विवेदी जी की जगह पहुंच जाएंगे। जी जी बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात। सर नमस्ते। सर अभी जो भैया ने बोला कि मुझे बहुत शिकायत है मीडिया से, वो भी राष्ट्रीय मीडिया से। मीडिया सर अपना काम तो कर रही है, अब उसके अलावा क्या करे? अब ऐसा तो है नहीं, ढंग से काम नहीं कर रही तो भैया को नाराजगी है। ढंग से करने का क्या मतलब है? कोई फड़वा और वो लेके थोड़ी मिट्टी काटने जाएगी। जितना उनके हैसियत क्षमता में है वो दिखाते हैं, बाकी सरकारें भी तो उसके ऊपर संज्ञान लेती है ना। और कह रहे हैं कि पर्सनली उनको जिस शख्स का नाम लेकर उन्होंने कहा, मोदी जी से गुस्सा है। सर को कहना है कि बिहार से आते हैं, जो वहाँ की सरकार है ना, जरा उनके भी कुछ प्रमाण यहाँ पे साथ साथ दे देते तो सबको आसानी होती समझने में। हाँ, नहीं, नाम की जगह पलटू वल्टू नहीं बोलना है। नहीं गलत बात, बिल्कुल नहीं बोलना सर, बिल्कुल नहीं। बस ये कहना है कि उनका और दोनों का प्रमाण दे। लालू यादव को 15 साल झेला है सर। हाँ जी, लालू यादव को 15 साल झेला है, उसके बाद उनको हराया है। बड़ा जबरदस्त बिहार के आदमी है। इन्होंने लालू को झेला है, 15 साल बाद हराया है। और कौन छूट गया वहां पे? आनंद। हाँ गजब है, वहां भी बिहार भी, वहां छूट गए। उस पर नहीं बोलोगे कुछ? किस पे बोलोगे? आपने सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे हमारे अंदर तो बहुत सुनने की हिम्मत, तुमने शुरू वहां से किया होता तो मैं सुनता ना, सुनूंगा। खड़ा होकर बोलता है। अरे एक तो तुम येदुरप्पा के गोद में जाके बैठ जाता है, जैसे बिहार का लालू बेईमान, वैसे कर्नाटक का येदुरप्पा बेईमान। द्विवेदी जी अगले 40 सेकंड तो दूर, 15 सेकंड में मैं आपको यहां से भगा दूंगा। मैं जानता हूँ सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। सच्चाई सुनने की पूरी आस्था है, सच्चाई पूरी सुनना चाहता हूं, लेकिन सुन लीजिए द्विवेदी जी, भगा क्यों दूंगा आपको? इसलिए कि अगर आपके अंदर किसी भी पद को, संवैधानिक पद को बोलने की क्षमता नहीं है तो आप इस खड़े होने के लायक नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, अभी भगा दे इनको। हाँ? अभी भगा। भगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर भगा देंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे, सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये पाठशाला भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो कैसे किसी व्यक्ति को, इन्होंने कहा कि पलटू, मैंने कहा ना पलटू वल्टू कुछ नहीं बोलेंगे आप। अरे चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको बिहार की जनता ने चुना है। वो कोई बोले, लेकिन मेरे शो में कोई नहीं बोलेगा, समझे द्विवेदी जी? सच्चाई बड़े हरिश्चंद्र, सुनो पहले, हरिश्चंद्र जनता हो तो खोपड़ी में नहीं नाचोगे जी। सवाल ये था, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, खोपड़ी थोड़ी नाचोगे।
कोई नहीं, कोई जवाब नहीं देगा, उनको द्विवेदी जी को पूरा मौका मिलेगा। तो कह रहे हैं, सीटी रवि हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं और जेडीएस को वोट देते हैं। तो कांग्रेस के समर्थक और जेडीएस के समर्थक को वोट देते कौन? जो पाकिस्तान के समर्थक हैं। बीजेपी के महासचिव हैं, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात उनकी मुझे नहीं नागवार गुजरी, और वो ये कि पाकिस्तान की मानसिकता के हवाले लोग हमें वोट ना दें। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं? चुपचाप भगाऊंगा ऐसे? इस मुल्क में कौन ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं। सर मैं आप धैर्य रखिए, मैं आपको दूंगा 1 by 1 जी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ठीक बात कह रहे हैं। ये बार बार, वो पहली बार व्यक्ति नहीं है जो ये बात कहा है उन्होंने। बिहार में जब चुनाव में यदि हार होगी भाजपा की तो पाकिस्तान में पटाखे उड़ेंगे, ये किसने कहा था? देश के आज वर्तमान के गृह मंत्री। जब दिल्ली में हार होगी तो शाहीन बाग में करंट लगेंगे, किसने कहा था? ये सब लगा भी दोनों जगह। पाकिस्तान की बात बार बार चुनाव के टाइम केंद्र में मंत्री हैं राजवीर से, एक सेकेंड, जो अभी सबसे बड़े मिनिस्टर है, बार बार जाकर के बिहार में यही हिंदू मुस्लिम का काम ही करते हैं। चुनाव जब जब आएगा इनको पाकिस्तान की याद आएगी, इनको मस्जिद मंदिर की याद आएगी, गर्मी चर्बी की याद आएगी, श्मशान और कब्रिस्तान की याद आएगी, और रामजादे और एक दूसरा। रुको, हाँ जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए कितना दर्द उमड़ रहा है पाकिस्तान का यदि विरोध। मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता है, इस देश में पाकिस्तान नहीं, मैं आपसे पूछा, इस देश में पाकिस्तान की मानसिकता वाला कौन आदमी है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे किसने लगाए थे? मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान जीतता है, बम कौन फोड़ता है? मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा सवाल पूछा फजील आपने। आराम से। क्या ये पूछ रहे थे कि क्या अतीक पाकिस्तानी है? क्या अतीक पाकिस्तानी है? वो व्यक्ति जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए प्रेम हो, जो व्यक्ति इस देश की कानून व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करे, जो व्यक्ति आतंकवादियों का समर्थन करे, वो पाकिस्तानी है। उसका विरोध हिंदुस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान का कौन प्रेम करेगा यहाँ पे? आज लखनऊ में संजय शेखपुरा को बोले दीजिए, इधर आइए, बोले दीजिए। संजय शेखपुरा को आज एसटीएफ लखनऊ ने गिरफ्तार किया दिल्ली से। वो कौन है? पूछिए, पाकिस्तानी है कि भारतीय है? पूछिए कौन है वो संजय शेखपुरा, जिसका प्रधानमंत्री के साथ फोटो। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए सीमे पर बैन लगा, सही हुआ गलत हुआ? इनसे पूछिए पीएफआई पे बैन लगा, सही हुआ गलत हुआ? इनसे पूछिए सिद्धारमैया सरकार के अंदर 175 केस पीएफआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर से वापस लिए गए, वो सही हुआ था या गलत हुआ था? पूछिए। जी जनाब। जो चीजें अभी ये बोल रहे हैं ना, जिस तरह दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी कहने का प्रयास इस देश के गृह मंत्री ने किया, कभी क्षमा मांगी? क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा बहुमत आम आदमी पार्टी को आया। बिहार के लोगों को इन्होंने पाकिस्तानी कहने का काम किया, क्या कभी क्षमा मांगी? उसी तरह कर्नाटका में जब कांग्रेस और बाकी पार्टियों की जीत होगी, वहां की जनता को ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, और इसके लिए उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी इस देश से। क्योंकि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ऐसा शब्द बोल रहा है तो वो देश द्रोही हो सकता है, वो देश हित में ये अपना नेता बना के रखते हैं। राहुल गांधी जी उनको अपने साथ लेके चलते हैं। ये बात क्या सुनूं? क्या होगा? फालतू बोलते हो। यहाँ नाटक करने आता है, ये आपका डिबेट है, ये पब्लिक देखती है, ये नाटक करता है, यहाँ रोज नाटक करता है। ऐसे नाटकबाजों से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, भाजपा के हैं, इनसे उत्तर लिया जाना चाहिए। देखिए रोज बोलिए, इनसे बोलिए।
अरे रुकिए रुकिए, आराम से आराम से, आराम, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, आराम से बैठिए बैठिए। बीजेपी आराम से, पानी पीजिए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि भारत में एक ऐसी भी पार्टी है जिसका जो शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनके बयान को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाके यूज करती है, और भारत एयर स्ट्राइक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे, पाकिस्तान और कांग्रेस का बयान हमेशा सेम होता है। दोनों सवाल खड़े करते हैं, भारत की सेना को गली का गुंडा कौन कहता है, सेना के काम को खून की दलाली कौन कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है। हमेशा क्यों पाकिस्तान के पाले में खड़े मिलते हैं? सेना 125 करोड़ नहीं, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। देखिए देखिए, ठीक 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 ठीक, देखिए शांति से बात करेंगे, एक एक करके अपनी बात को रखते हैं जिससे सारी जनता सुन सके और जनता अपनी प्रतिक्रिया दे सके। तो सब शांत रहे हम लोग। पहली चीज, हमने अतीक की बात करी, जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, खिलाड़ी बैठे हैं, कुश्ती वाली लड़कियां बैठी हैं, सांसद के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा कि तुमने क्यों नहीं करी एफआईआर, सब बैठे हैं। तो क्या एक अतीक ही था जिसका एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा? इनका क्या होगा जो सांसद बने बैठे हैं? इनके साथ कौन खड़ा है? तो सबसे पहली अपील प्रधानमंत्री से, मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपसे अपील है, एक्शन लीजिए, जो गलत है सांसद हटाइए, महिलाओं को बचाइए, रेसलिंग फेडरेशन को बचाइए, ये पहली अपील। वकील साहब कैसे हैं आप? इधर कैसे आ गए? रस्सी के धक्का मार दिया, बहुत आराम से। द्विवेदी जी, सबक मिला? पहला नहीं मिला होगा, मैं दिलाता हूं आपको। वो हमारे सीपीआई के नेता हैं, धुर विरोधी बीजेपी के। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई अप्रिशिएट एंड आई अप्रिशिएट। सीखना की कोशिश करो। सिर्फ सर आप बोल, अब समझ में आ रहा है? जब दो चार पर दो बाला लपेटा पड़ गया तो समझ में आया जी। जनाबे आली, जनाबे आली, जनाबे आली जी, चुपचाप। हाँ, आ रहा हूं। देखिए, इस देश विरोध हो सकता है, लेकिन सभ्यता ना भूलो जहां से आए हो। माँ बाप की भी तुम बेइज्जती करवाते हो जी। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिक्स दो धरे में बट रहा है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स और कॉमन पॉलिटिक्स। आ रहा हूं वकील साहब, आ रहा हूं। हल्ला ना बचाओ भाई, रुको। गोरखपुर कांग्रेस चुपचाप, मैं भगाऊंगा नेताजी। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आपने सुना होगा 4% मुस्लिम आरक्षण को छीनकर हम फला को दे रहे हैं। वोकलिंगा और लिंगायत को दे दिया, और जो वोकलिंगा को दिया, लिंगायत को दिया, जो दलित है उनको बांट दिया 4 में। 4 का जो था वो सबको बांट दिया। बोले धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये बीजेपी का पक्ष। हाँ, प्रतीक जी, बीजेपी का पक्ष नहीं, ये तो संवैधानिक पक्ष है। धर्म के नाम पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। आरक्षण धार्मिक उत्थान के लिए नहीं है, समानता के लिए। ये सामाजिक उत्थान के लिए। कैसे हम इक्वल करें, नीचे को ऊपर लाकर। भाई ऐसे बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा बाबू, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपको मालूम है ना जी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री जी ने जो बातें कही हैं कि ये धर्म के नाम पर जो आरक्षण दिया जा रहा गलत है, भाजपा नहीं देगी, वहां हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। देना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप देंगे नहीं तो आप छीनेंगे कैसे धर्म के नाम पर? वही भारतीय जनता पार्टी, हालांकि छीनी कांग्रेस है, आपको पता है 10 अगस्त 1950 को ही छीन चुकी है। लेकिन जब हम मांगने गए, मोदी जी से हमने विनती किया, तो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगा दिया कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो भी आपको पता होगा जो एफिडेविट गया। तो अब मैं गृह मंत्री जी से कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, जब धर्म के आधार पर गलत है, जो कि आपने आरोप लगाया कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पहले छीन भी चुकी है, फिर देने का लॉलीपॉप दे रही है। हालांकि ये 4% धर्म के नाम पर नहीं था, ये कोटा विद इन कोटा था सर। ओबीसी का जो 27% कोटा है, कांग्रेस ने एक चाल चली, तुष्टीकरण वाली चाल, कि इसमें कह दिया ये मुस्लिम का है। बिल्कुल गलत था। वो नाम, वो टर्म देना ही नहीं चाहिए था। कोटा विद इन कोटा था, वो मुस्लिम का था नहीं। लेकिन
आप ये लॉलीपॉप कि तेलंगाना में दूंगा मुसलमान को 6, फला दूंगा 8, फला जगह मेरी सरकार आएगी तो 10, फला जगह मेरी सरकार आएगी तो मुसलमान को 15, मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ये कांग्रेस का तुष्टीकरण है। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा मुसलमान से छीनूंगा और वक्का लिंगा को दूंगा, ये हिंदू तुष्टीकरण है। आ गया। कैसे हैं? कोई फिल्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बनाने वाले हैं फिल्म? जल्दी फिल्म बनाइए। आ रहा हूं। वकील साहब बहुत देर से हल्ला मचा रहे हैं। और नेताजी क्यों हल्ला मचाते हैं आप? सही बात बोलते तो हल्ला मचा के बोलेंगे? कौन मचाता है? मतलब मचाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी के सामने ये लोग 1 मिनट भी बोल नहीं सकते हैं। पलटू राम क्या बोलेंगे, अन्य लोग क्या बोलेंगे? फिर भाई नाम लिया करो जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये गलत बात है। नाम किसी का नहीं बिगाड़ने का आपको अख्तियार नहीं है। किसी का नाम बिगाड़ने का अख्तियार नहीं है आपको। एक तो पार्टी का नाम और किसी के नाम को, व्यक्तिगत नाम को। जी बोलिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे मुस्लिम भाई ने बिल्कुल पहले सही बात बताई है, लेकिन इनको ये नहीं, आप अब रुको ना, चुपचाप रहे ना। ज्यादा बोलने वाला क्या होता मालूम है ना? इनको ये नहीं पता ये केस सब जुडिस है, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया कि अभी हम इसको नहीं हो करेंगे, बाद में देखेंगे। जब कोर्ट में चल रहा है तो कैसे बीजेपी इसको विड्रॉ कर सकती है, कैसे इसको लागू कर सकती है? 9 तारीख को सुनने की बात आई है जी। 9 तारीख को बात सुनी जाएगी जी। जनाब देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत और पाकिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए, जरा गौर करिए। अगर एक यहाँ पे कौन पाकिस्तानी रह रहा है भैया, बताइए तो ना चैलेंज जी। सुनिए ना, अगर एक अखंड परिवार में से एक भाई अलग होकर कहीं अगर बस जाता है और उसकी अनैतिक गतिविधियां बराबर जारी रहती हैं, तो क्या आप उसकी बात नहीं करेंगे? जो अरे पाकिस्तान भी तो 47 से पहले हमारा ही हिस्सा था ना। तो जो रुकिए 1 मिनट, अरे भैया जो समान विचारधारा के उनका स्वागत होना ही चाहिए जो है। और जो समस्याएं पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ रहते हुए थी, अगर वो समस्याएं आज भी कंटिन्यू होती है तो उन पर बात होने की आवश्यकता। इशारा मत करिए, इशारा मत करिए, मुझे बताइए कहां। मैं आ रहा हूं, रुकिए। कौन यहाँ पे पाकिस्तानी है? या तो सब तो हिंदुस्तानी है, हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं और सबका बराबर बराबर खून है। कौन है? कौन है? देखिए, नागरिकता हमारे पास भले ही जो है मतलब हिंदुस्तान की हो, अगर मेरा आचरण जो उस तरह का हो, मैं अलगाव की बात करूं, भारत के कानून को नहीं मानूं, भारत में अगर रहता हूं तो भारत की समृद्धता की रक्षा करनी चाहिए, भारत के कानून को मानना चाहिए। जब बात होगी सिविल राइट्स की बात होगी, तब तो जो मैं बात करूंगा सरिया की बात करूंगा जो है। और जब बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो सब कानून तभी मानिए ना। शैलेंद्र जी आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शैलेंद्र जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप जानकार आदमी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। असहमत तो हो सकता है, देखिए सर, असहमत तो हुआ जा सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण बता सकता हूं मैं भी जो उससे असहमत हूं। मैं नहीं मानता इसको, लेकिन ये कोई नहीं कहे कि मैं इसे मानता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है मेरे सर माथे है जी, लेकिन असहमत हो सकता हूं मैं जी। मैं ऑफकोर्स यू विल, आई एम कमिंग टू यू जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बल्लभगढ़ से। हाँ जी, अरे बल्लभगढ़ तो पास में ही है। 6:45 पहुंच जाइएगा घर, बिल्कुल 6:45 पहुंच जाइएगा। टाइम जिसको भी दे रहे हैं 6:45 का दीजिएगा जी। जनाब कहां से आना हुआ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं जी। नारायण, मस्तक पे नारायण का टीका लगा हुआ, तो नारायण जी बोलिए। नारायण के पुत्र हैं जी, सब नारायण के पुत्र हैं, बोलिए। क्या बोलूं बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो हैं वो हैं तो मुमकिन है, और जोर से बोलने का फायदा इसलिए नहीं है कि आराम से भी बोल के जो है आप वो अपनी बात को रख सकते हैं। सही बात है, जो हम इतनी जोर से बोलते हैं। सही कह रहे हैं। सबसे गलत बात यही है, और इस शो में सबसे गलत बात यही है, सारे सब चिल्लाने लगते हैं, गर्मी बढ़ जाती है। आराम से रख के बोला जा सकता है। जम्मू कश्मीर से, हाँ इनको कंप्लेन कर लेना, मैं आता हूँ जी। मैं ये जो कह रहा था, मैं बात कर रहा था आचरण की बात कर रहा था। अभी जैसे मैं कानून की बात कर दूं, अगर जो आपने कही है, अब उसमें विरासत का जो हिस्सा है, उसमें जो आपका विवाह का जो है, अगर आप भारतीय हैं, देखिए आज भले ही 10 साल बाद। शैलेंद्र जी, पर्सनल लॉ की गारंटी हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन में दी, हमने दी ना, हमने कहा ना। प्रतीक जी, अगर ये चैलेंज हो जाए तो मैं आपको ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसको इम्प्लीमेंट करने में 3 महीने नहीं लगेंगे। जो अब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपको जो टेक्निकल पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। पहली चीज एक भ्रम जो फैलाया गया है इस देश के अंदर कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और सारे मुसलमान उससे डरते हैं और वो चाहते नहीं। एक मिनट सुनिए पहले, और वो चाहते नहीं कि ये एक मिथ्या है। पहली चीज, हमने एक सेमिनार किया जिसमें हमें पता चला हम हिंदू भाई
32 पॉइंटों पे एक नहीं है। साउथ इंडिया में शादी ब्याह के अलग कानून, मामा भांजी से शादी कर सकता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस के अलग रूल हैं। हमारे यहाँ इतनी बस्तियां, इतने शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनमें शादी ब्याह खान पान सबके अलग संबंध है। इसका मतलब आप भारत को करना ही नहीं चाहता। मैं आरक्षण की बात कर दूं, मैं समाधान देता हूं आपको। जो है भारत के अंदर जो इतनी जातियां, एक मिनट रुकिए, लेट मी कंप्लीट, इतनी जातियां, इतनी उपजातियां, मैं दो तथ्य देता हूं। अगर आपको अंतर विवाह जो है लागू कर दीजिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दीजिए, समाज में समरसता फैल जाएगी। बस कासिम साहब, शमूम साहब ने बोले। जी जनाब आली। देखिए, सामाजिक समरसता और एकता ये तो हमारे खून के अंदर है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, अगर यकसा सिविल कोड आ जाएगा तो कोई ना मुसलमानों को नुकसान है ना गैर मुस्लिमों को नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। अभी जो 3 तलाक का मसला आया, अनर्गल जो गैर इस्लामिक काम था, मुसलमान अल्लाह से नहीं डर रहे थे, आज कानून से डर के उन महिलाओं को कम से कम उन्हें सम्मान मिला है। इसलिए देश के लोगों में कहना चाहता हूं कि आप अपना भाईचारा बनाओ। एक गरीब आदमी गरीब घर से निकल कर आया है, वो राजघराने में पैदा नहीं हुआ, ये लोग कहां उसे आगे आने देते। अरे उन्हें मजबूत करो। और उनसे मैं कहना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री से मुझे आशा है कि वो 140 करोड़ के उत्थान की बात करेंगे। आप आपस में लड़ो नहीं, एकता बनाओ, वरना फिर आप ऐसे। जनाब जी, आज दंतेवाड़ा में 10 हमारे फौजी शहीद हो गए, नक्सलियों ने अटैक किया, उसके लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बिल्कुल श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा में जो हुआ, और श्रीवास्तव जी जो उनका फेवर करते हैं नक्सलियों का, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो 2 शब्द बोले उनके लिए। जरूर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने जो कहा, उन्होंने कहा, जो कृत्य हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हुए, इन्होंने कहा कि आज सीपीआई इस पे बोलेगी और ब्रेक के बाद हम सारे लोग 2 सेकेंड का मौन रखेंगे और आपको लीड करना पड़ेगा, सीपीआई लीड करेगी जो हुआ दंतेवाड़ा में। वक्त थोड़े से ब्रेक का। वंदे मातरम। मुश्किल हो सकता है। इससे पहले ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और अब वो ईरान से तोप के गोले खरीदकर यूक्रेन में कहर बरपाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ईरान शुरुआत से ही रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता रहा है, पर पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर दावा किया कि रूस ईरान से लगातार हथियारों की बड़ी डील कर रहा है, जो ईरान से लगने वाले कैस्पियन सी के जरिए रूस होते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे। और दावा तो ये भी है कि हथियारों से भरे कई जहाज ईरान से रवाना भी हो चुके हैं। मतलब पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन को दहला सकते हैं। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, जिसके लिए पुतिन ने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। उधर कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में गुस्साई भीड़ ने 13 गैंगस्टरों को पीट कर मार डाला और उनके शवों को बीच सड़क पर रखकर आग के हवाले कर दिया, जिसे देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक हैती की पुलिस ने राजधानी पोर्टो प्रिंस में हथियारों की तस्करी करने के आरोप में 13 गैंगस्टरों को हिरासत में लिया था, लेकिन दावा है कि अपराधियों के आतंक से परेशान इलाके के लोगों ने पुलिस की हिरासत से खींचकर उन गैंगस्टरों को पीट कर मार डाला, जिसके बाद वहाँ तनाव बढ़ गया। क्योंकि दावा है कि जिन गैंगस्टरों की भीड़ ने हत्या की, उनके गिरोह के सदस्यों ने इलाके के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वहां लूटपाट, गोलीबारी और आगजनी होने लगी, जिसके बाद जान बचाने के लिए इलाके के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। घबराए लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद शहर में गोलीबारी की आवाजें आती रहीं। इधर इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटकों ने एक बार फिर वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। वहां रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि भूकंप के झटके इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए। इससे पहले इंडोनेशिया में 23 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। उधर पाकिस्तान में एक ऑडियो क्लिप लीक होने से सनसनी मच गई, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान में जल्द ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, यानी वहां शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतारकर सेना एक बार फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिसकी आशंका इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद जताई गई। दावा है कि इसमें जो 2 महिलाएं बात करती सुनाई दी, उनमें एक वहां के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास हैं, वहीं दूसरी महिला इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक बताई गई।
ऑडियो में पीटीआई के वकील की पत्नी देश में जल्द चुनाव होने की बात कहती सुनाई दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस बंदियाल की सास ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना। मतलब अगर पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव न हुए तो सेना वहां की कमान अपने हाथों में ले लेगी और पाकिस्तान में एक बार फिर सेना का शासन हो जाएगा। वहां पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत में जल्द से जल्द चुनाव कराने का फैसला सुनाया है, जिस पर शहबाज सरकार आग बबूला है। उसका आरोप है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये सब इमरान खान के कहने पर किया है और वो ऐसे वक्त में चुनाव करवाकर उन्हें फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान धीरे धीरे मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए दोनों तरफ से मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर चुनाव हुए तो पाकिस्तान की खस्ता हालत का मुद्दा उठाते हुए इमरान बाजी मार जाएंगे और अगर मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान की सत्ता में उनका दोबारा आ पाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी संभावना ज्यादा है। इस ऑडियो क्लिप में एक बात और सामने आई। चीफ जस्टिस बंदियाल की सास ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार उनके दामाद और पूरे परिवार पर दबाव बना रही है ताकि वो चुनाव कराने का फैसला वापस ले लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान के कहने पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो बार बार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को टारगेट कर रहे हैं। वो तो हालांकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अता तारण ने इस ऑडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए एक बार फिर चीफ जस्टिस बंदियाल को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऑडियो क्लिप इस बात का सबूत है कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने पाकिस्तान नहीं बल्कि इमरान खान के फायदे के लिए चुनाव कराने का फैसला सुनाया। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 4 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। पाकिस्तान की सेना ने यह जानकारी दी और बयान जारी किया कि आसिम मुनीर के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन के संबंध मजबूत होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की खबर कुछ और है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर चीन से और कर्ज लेने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी चीन गए थे और खबर आई थी कि आसिम मुनीर की तरह उनके हाथ में भी भीख का कटोरा था। यानी ISI के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी चीन से कर्ज मांगने पहुंच गए। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के कर्ज तले दबा हुआ है, लेकिन IMF के हाथ खींचने के बाद भी उसे चीन ही दिखाई दे रहा है और इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी बार बार चीन से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि चीन पहले भी पाकिस्तान को कर्ज दे चुका है। हालांकि कर्ज के बदले चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है और वो चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन चुका है। वैसे आसिम मुनीर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान में चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस पर ईश निंदा कानून तोड़ने का आरोप लगा। पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ बोलने या कुछ करने पर आरोपी को कड़ी सजा मिलती है और यही वहां का ईश निंदा कानून है, जिसके तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यानी पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सहारे को भी नहीं छोड़ा और जिस चीन से उसका घर चलता है उसी के नागरिक को जेल में डाल दिया। और इसी गहमा-गहमी के बीच आसिम मुनीर चीन से कर्ज मांगने वहां चले गए, क्योंकि दुनिया के देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF ने अब तक पाकिस्तान को कर्ज देने का मन नहीं बनाया है। हालांकि शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि IMF पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन शहबाज की कोशिशों के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने चीन के सामने हाथ फैला दिया। वैसे वो पाकिस्तान को मुस्लिम देशों से मदद दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो सऊदी अरब और UAE भी गए थे, जिससे वो एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते थे। पहला पाकिस्तान के लिए वित्तीय मदद लाना और दूसरा IMF की बेल आउट पैकेज की शर्त पूरी करना, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है कि वो बेल आउट पैकेज के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE की गारंटी लाए, जिसे पूरी करने के लिए आसिम मुनीर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले को घेर लिया। बताया गया कि उनके काफिले की एक गाड़ी से एक बच्चे को टक्कर लग गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद लोग भड़क गए और काफी देर तक उन्होंने मंत्री की गाड़ी को चारों तरफ से घेरे रखा। गुस्साए लोगों का आरोप है कि मंत्री के काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी ने बच्चे को टक्कर मारी, जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चा रोड पार कर रहा था, थाना का गाड़ी आया, सब लोग यहाँ बोला कि रुकिए, लेकिन थाना का गाड़ी चढ़ा दिया। हालांकि कुछ देर बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से घबराए यूरोप के कई देशों ने अपनी सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाया। यही नहीं, इन देशों ने सुरक्षा में भारी इजाफा करने के बाद भी नेटो से मदद की गुहार लगाई, ताकि अगर रूस उस पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़े तो उसे जोरदार जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2022 में $2,20,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 लाख करोड़ रुपए यूरोप के इन देशों ने अपनी सुरक्षा पर खर्च किए। उन्होंने सुरक्षा खर्च में करीब 13% की बढ़ोतरी की, जो बीते 30 साल में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग के बाद ही यूरोप के देशों को लगा कि कहीं रूस उन पर भी हमला न कर दे। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लड़ने के लिए सैन्य मदद की।
वहीं रूस ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी इस जंग में दखल देगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यूरोप के देश घबरा गए कि कहीं पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों की तरफ भी अपनी मिसाइलें न घुमा दे और उनके इलाकों पर हमला कर मिनटों में सब कुछ बर्बाद न कर दे। इसलिए यूरोप के देशों ने अपने सैन्य खर्च में इजाफा किया। यही नहीं, यूरोप ने नेटो से भी मदद की गुहार लगाई। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी खौफ में आ गए। इसी वजह से लिथुआनिया ने भी रक्षा बजट में करीब 27% का इजाफा किया। यही नहीं, हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड ने भी 37% सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया। यानी नेटो के देश हों या यूरोप के देश, सभी रूस के यूक्रेन पर किए गए जोरदार हमलों से इतना घबराए हुए हैं कि उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। उधर अफ्रीकी देश सूडान में जारी भीषण लड़ाई के बीच 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सूडान में युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी, जिसके बाद सूडान में फंसे भारतीयों समेत दूसरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें सूडान से निकालना आसान हो जाएगा। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडान की सेना के बीच 10 दिन से भीषण लड़ाई चल रही थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां अब तक करीब 427 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि स्वात में आतंकी हमला हुआ था, जबकि सुरक्षा बल एक दिन पहले इस बात से इनकार कर चुके थे और इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा बता रहे थे। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि इस हमले में उनका एक आतंकी मारा गया है। यह संगठन कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया है, लेकिन अटकलें हैं कि यह पाकिस्तानी तालिबान कहे जाने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक गुट। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी तालिबान ने बलूचिस्तान में आतंकी हमला किया था और दावा किया था कि हमले में पाकिस्तान के 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और अभी आग खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में पहुंच गई है, जहां आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि 10 लोगों की जान चली गई और 29 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह कि हमला पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर हुआ और शुरू में पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेकर यह साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था, जिसने रातों रात खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी को हिलाकर रख दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि 3 इमारतें देखते ही देखते मलबे में बदल गईं। 8 पुलिस वालों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ईद के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया था। और इसी बीच इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, वो भी स्वात में, यानी बलूचिस्तान के बाद आतंकियों ने स्वात को भी दहलाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। आईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों के ने पिकअप वैन को उड़ाया। हमले में 11 जवान शहीद। नक्सली हमले में शहीद जवानों को पीएम ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से की बात। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में हुए शामिल। अति के दफ्तर पर मिले खून पर एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। इंसान के खून होने की पुष्टि न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। भी बवाल मचा चुके हैं। स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई को उन्होंने 2012 में गोली मार दी थी, क्योंकि मलाला यूसुफजई स्कूल जाना चाहती थी। एक बार फिर स्वात घाटी में आतंकवादियों ने जबरदस्त धमाका किया और पुलिस थाने के उस विभाग को निशाना बनाया जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। यानी आतंकवादियों ने स्वात में सुरक्षा बल को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद लगने लगा कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही विद्रोह की आग में जल रहा है। पाकिस्तानी तालिबान भी वहीं सक्रिय हैं। इसके अलावा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर भी आतंकियों की नजर है और अब स्वात भी इसमें शामिल हो चुका है। वैसे स्वात इस समय खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन 1948 से पहले ये अलग रियासत थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा थी। यानी पाकिस्तान के हाथ से स्वात भी जा सकता है। आतंकवादियों ने बलूचिस्तान पर आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद उस पर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्योंकि अटकलें हैं कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान टीटीपी की एक ब्रांच है, यानी पाकिस्तानी तालिबान स्वात को दहलाने के लिए नया रूप लेकर आए हैं और उन्होंने आत्मघाती हमला करके अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना की चुनौती बढ़ा दी। क्योंकि सेना ईद के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली थी। बलूचिस्तान में उसकी सेना ने पहुंचना भी शुरू कर दिया और उसकी गाड़ियों पर पथराव की तस्वीरें भी आईं। और ईद के बाद स्वात में पुलिस थाने पर अटैक कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाले तहरीक जिहाद पाकिस्तान का कनेक्शन पाकिस्तानी तालिबान से होने की अटकलें हैं। यानी पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के मूड में है, क्योंकि वो स्वात को अलग से टारगेट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों को अलग। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा है, जिसके लिए उसने यूक्रेन में हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंचाई है। ये वो हथियार हैं जो उसे ईरान से हासिल हुए हैं।
जिनकी मदद से वो यूक्रेन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी में है। दावा है कि ईरान ने रूस की मदद के लिए 3 लाख से ज्यादा तोप के गोले भिजवाए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के एक बंदरगाह पर रूस का करीब 450 फीट लंबा एक जहाज देखा गया। दावा है कि इसमें ईरान में बनाए गए 3 लाख से ज्यादा तोप के गोलों के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा कारतूस थे, जो पुतिन के इशारे पर ईरान से निकल चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस हथियारों का जखीरा जुटा रहा है, जिनकी मदद से वो यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करेगा, जिससे बच पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे पहले ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। और अब वो ईरान से तोप के गोले खरीदकर यूक्रेन में कहर बरपाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ईरान शुरुआत से ही रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता रहा है, पर पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर दावा किया कि रूस ईरान से लगातार हथियारों की बड़ी डील कर रहा है, जो ईरान से लगने वाले कैस्पियन सी के जरिए रूस होते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे। और दावा तो ये भी है कि हथियारों से भरे कई जहाज ईरान से रवाना भी हो चुके हैं। मतलब पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन को दहला सकते हैं। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, जिसके लिए पुतिन ने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। उधर कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में गुस्साई भीड़ ने 13 गैंगस्टरों को पीट कर मार डाला और उनके शवों को बीच सड़क पर रखकर आग के हवाले कर दिया, जिसे देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक हैती की पुलिस ने राजधानी पोर्टो प्रिंस में हथियारों की तस्करी करने के आरोप में 13 गैंगस्टरों को हिरासत में लिया था, लेकिन दावा है कि अपराधियों के आतंक से परेशान इलाके के लोगों ने पुलिस की हिरासत से खींचकर उन गैंगस्टरों को पीट कर मार डाला, जिसके बाद वहाँ तनाव बढ़ गया। क्योंकि दावा है कि जिन गैंगस्टरों की भीड़ ने हत्या की, उनके गिरोह के सदस्यों ने इलाके के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वहां लूटपाट, गोलीबारी और आगजनी होने लगी, जिसके बाद जान बचाने के लिए इलाके के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। घबराए लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद शहर में गोलीबारी की आवाजें आती रहीं। इधर इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटकों ने एक बार फिर वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। वहां रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि भूकंप के झटके इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए। इससे पहले इंडोनेशिया में 23 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। उधर पाकिस्तान में एक ऑडियो क्लिप लीक होने से सनसनी मच गई, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान में जल्द ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। यानी वहां शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतारकर सेना एक बार फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिसकी आशंका इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद जताई गई। दावा है कि इसमें जो 2 महिलाएं बात करती सुनाई दी, उनमें एक वहां के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास हैं। वहीं दूसरी महिला इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक बताई गई। ऑडियो में पीटीआई के वकील की पत्नी देश में जल्द चुनाव होने की बात कहती सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाने से पहले दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके बारे में यहां पे कहा कि सीपीआई के प्रवक्ता, हालांकि हम सारे लोग शामिल हैं, हर सारे लोग शरीक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आए और वो कहें कि हम सारे लोग नक्सल जो आंदोलन है उसके खिलाफ और उसके
जो ये घटना हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं। हम सारे लोग लीड करेंगे सीपीआई के ही, और सारे लोग 2 सेकंड मौन रहेंगे, सारे लोग 2 सेकंड मौन रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सारे लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ अपने को उनके नजदीक खड़ा हुआ पाते हैं और नजदीक हैं। जाहिर सी बात है कि आज की जो बहस थी, मैं उसी बहस में लौटना चाहूंगा और उस मुद्दे की तरफ बढ़ना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहस में शरीक हुए। जी ऑफ कोर्स आप रह गए थे, मैं आप ही के पास आ रहा था इस डिबेट में। और सीटी रवि जो हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मानसिकता का हमें वोट नहीं चाहिए। इस बात पे मैंने कहा कि मुझे ऐतराज है इस पे, खासतौर से मैंने कहा कि इस देश में हम सारे लोग एक ही मानसिकता के लोग हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, वो कांग्रेस और जेडीएस को वोट देते हैं और बंटवारे की राजनीति को तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहस का हिस्सा यहां से शुरू होता है, आप बोलेंगे वन बाई वन। जी भैया जी, जब तक पाकिस्तान का नाम ना ले ले बीजेपी किसी भी चुनाव में, जब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती, और मुसलमान का भी नाम ना ले ले और शमशान कब्रिस्तान की बात ना कर ले, तब तक कपड़ों से पहचानने की बात ना कर ले, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। दूसरी जो योगी जी कह रहे थे कि हमारे राज्य में एक भी दंगा और एक भी फसाद नहीं हुआ, 30,000 2017 से लेकर 2020 के बीच में भैया जी 30,000 दंगे के और बलबे के केस दर्ज हुए वहां पर। एनसीआरबी का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है भैया जी, एनसीआरबी का डाटा है भैया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे को चैलेंज हो तो चैलेंज करके दिखा दे मेरे को। आराम से बात पूरी तो होने दीजिए भैया जी, क्या हो गया? मैंने बात 1 मिनट तो पूरी होने दीजिए। पूरी हम 10 मिनट सुनेंगे। आप रुकिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। या तो आप पहली बार आए नहीं है शो में, या मुझे जानते नहीं है। आधे घंटे से नहीं आए थे ना भैया जी आप। मेरा देखो, अगर आपको इस मेरी बात पे ध्यान दो, मैं आऊंगा आपके पास। आपको बचा के रखा था ना मैंने, आपके पर नजर न लगे इसलिए। जी प्रतीक जी, जो अभी हमारे मित्र ने बात की और 30,000 दंगों का आंकड़ा दिया, बड़ा हास्यास्पद है। मैं कह रहा हूँ देश में आज तक 30,000 दंगे नहीं हुए, देश के अंदर 30,000 दंगे नहीं हुए। किस आधार पे कह रहे हैं 30,000 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए भाई? अब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? जी जनाब 2014 से और 2017 से जब से योगी जी वहां आए हैं, ईमानदारी की बात यह है कि पूरा प्रदेश दंगा मुक्त है, शांति है, अमन है और भाईचारा है। कोई भी दंगा, ये लोग अनर्गल बातें करके। भाई सुनिए, बहस में आइए जनाब। ये मुसलमानों को वर्गलाते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। कोई भी दंगा उत्तर प्रदेश के नहीं हुआ, किसी भी शरीफ आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और गुंडों और मवालियों का कोई धर्म नहीं होता। वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो गुंडे हैं। शमूम काश्मीर साहब के बगल में जो खड़े हैं फाजिल भाई, उन्हीं का नंबर है, मैं उन्हीं के पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा फाजिल भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं लौट के आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं आपके पास लौट के आना चाहता हूं। जो आपने 30,000 का आंकड़ा दिया है, जरूर कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, और अगर वो जब पढ़ा है जहां से, उसको यूपी की सरकार को दीजिए, वो जरा तहकीकात करे, फिर बताए। और अगर कहीं गलत साइड पे है, सुनिए मेरी बात, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने हमेशा कहा एक बात कि एक आईना, भाई प्लीज सर, भाई आप ऐसे करेंगे तो आप चले जाइए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने हमेशा कहा कि 2 आईना रखिए, मीडिया 2 आईना रखती है, एक आईने से तो वो दिखाती है, दूसरा आईना वो खुद भी देखना चाहिए। और अगर गलत आंकड़े आप रखते हैं, तो उस साइट को नाम बताइए, उस पर पहले तो मुकदमा दर्ज हो। एनसीआरबी का जी प्रतीक जी, मतलब अभी भी स्टिल वाला ही डिपेंडिंग। मैं आपके माध्यम से ऑन एयर मैं ये कहता हूँ, अब सुनिए, आप सुनिए, मैं इनको, मैं सुनिए, एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट आराम से रुको नगरेश, इनको एक मिनट, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, शैलेंद्र दुबे, अनइंटरप्टेड इनको मौका दे दीजिए। अगर 30,000 दंगे होंगे, मुझे जो सजा है आप दीजिए। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ जो, मैं कुछ भी क्या भाई
निकाल, झूठ पर झूठ बोलता है। और मैं तो ये कहूंगा भैया जी, मैं ये कहूंगा, सुनिए भैया जी, मैं कहूंगा जिसने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मानसिकता वाले वोट ना दें, मैं तो ये कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी पाकिस्तान की मानसिकता वाला है तो किसी भी पार्टी को वोट ना दे। उसको क्या, किसी भी पार्टी को वोट, अगर कोई भी है पाकिस्तान की मानसिकता वाला तो। आपको लगता कोई है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बट अगर इतनी देर से तो मैं यही कह रहा था कि कोई नहीं है। मैं तो यही कह रहा था बाबूजी, गुस्सा मत हुई, नाराज मत हुई, गुस्सा थूकिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश में कोई नहीं है। इस देश में कोई भी पाकिस्तान की मानसिकता वाला कैसे हो सकता है? गलत आंकड़े देना अपराध है, गलत आंकड़े देना अपराध है। जी जी, गला बैठ गया है इसलिए बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में कहा, लोकसभा के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में 2016 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगे करीब 3400 मामले दर्ज किए गए देश में। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवधि में देश में दंगे 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं देश में, दंगों के देश में। सांप्रदायिक दंगे 3400 हुए हैं 4 साल में। 3400 4 साल में। ये मेरा डाटा नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं ठीक है। पार्लियामेंट के पटल पर गृह राज्य मंत्री उन्होंने कहा ये 30,000 ये बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात है, दंगों की बात। ठीक, 25 लाख दंगे हुए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, जिसमें 25 लाख मुसलमानों और हिंदुओं की हत्या हुई। सर ये क्या 2,76,000 दंगे। जी जी, कोई शहर बचा हुआ नहीं है और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए हैं और किसी को कोई सजा नहीं मिली है। किसी को कोई सजा नहीं मिली और 25 लाख से ज्यादा हिंदू और मुसलमानों की हत्या हुई है, जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं है। जनाबे आली। इनसे पूछिए कि भारत को ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो चाहते हैं तो पाकिस्तान को भारत में मिलाए बगैर अखंड भारत कैसे बनेगा, ये बताइए। बिना पाकिस्तान को मिलाए भारत में अखंड भारत कैसे बनेगा, ये बताइए। भाई आराम से सर, प्लीज कूल डाउन। जी, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। हमारे देश का विभाजन का आधार जो कि मेघालय, मैं डिबेट पे लौटना चाहता हूं। जनाब डिबेट पे आइए सर, विवेक जी डिबेट पे। पूरा फाजिल भाई, मेरी डिबेट का एक डिसिप्लिन है। फाजिल भाई, मेरा डिबेट का एक डिसिप्लिन है। मैं आप डिसिप्लिन आदमी है, डिसिप्लिन की तरह खड़े रहिए। जी आप बैठिए प्लीज। पूरा बैठिए। सारांश फिर वहीं आकर पहुंचा कि देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस पर चर्चा किस तरह से किया जाए कि जिसमें सबका हित में, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। शिक्षा सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए, अच्छी सड़क सबको चाहिए, अच्छा पेयजल सबको चाहिए, अच्छी यात्रा, अच्छी जर्नी, सबको सब कुछ चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं करते होंगे या मीडिया वाले लोग नहीं करते होंगे, कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन घूम फिर के सेंटर पर वही जाके आ रहा है कॉमनल पॉलिटिक्स। कॉमनल पॉलिटिक्स पर क्यों इतना जोर दिया जाता है? हम तो मौलाना एक बात कहते हैं कि मैंने परसों नरसों जब डिबेट की बात शुरू करी, कल तो नहीं कर पाया क्योंकि कल डिबेट पर सीधे मैं सब्जेक्ट पे चला गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जब डिबेट की शुरुआत करूं तो तमाम सारे मुद्दों को रखता हूं। देश में कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, मौतें हो रही हैं, वहां से शुरू करता हूं। लोग सोचते हैं इस मुद्दे पे क्यों बात करता है, बेसिक इशू है और लगातार मुद्दा लगातार बना हुआ है। जी आपको हंसी लग रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप गौर करिएगा जरा, कितने बच्चे और कितनी देर घटनाएं हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको, हमारे जितना मानव इतिहास पुराना है उतना ही उनका इतिहास हमारे साथ रहने का है, लेकिन कैसे क्या हो, क्यों हुआ, ये गौर करने की बात है। जी जल्दी से कोई देखिए प्रतीक जी, मैं मूल 10 सेकंड मात्र और बोल दूं। एक बात पूरे देश को समझना होगा, चाहे वो किसी भी पक्ष, किसी भी धर्म के हों, ये जो एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है ना, जैसे अभी कर्नाटक को आपने शुरू किया वहीं से ना, पाकिस्तान और 4% वाला मुद्दा, कांग्रेस भी यही चाहती है कि इशू हमेशा कॉमनल हो ताकि हमको भी एक अपना पक्ष रखने में मजा आए। मैं विपक्ष से भी विनती करता हूं, केवल भाजपा पर आरोप लगाकर,
कि भाजपा ही एक कॉमनल एजेंडा चलाती है। यदि भाजपा ही कॉमनल एजेंडा चलाती तो शायद इस एजेंडे को रोका जा सकता था, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं से शामिल है और इसका नुकसान हम लोगों को हो रहा। ये असल मुद्दा है। सुनिए, ये गलत है, ये गलत है। हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। ऑपोजिशन यूनाइटेड है, हम सेक्युलर हैं, हमारे लिए हर जाति हर धर्म एक बराबर है। इसके बदले में एक संघ की आइडियोलॉजी है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 26/11 में मुंबई के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, मासूम लोगों को जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। एक विंग कमांडर उस वक्त जो हुआ करते थे तत्कालीन, मोहंती जी, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि हमारी एयरफोर्स उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने करने नहीं दिया। और बराक ओबामा जी ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हुई तो भाजपा को उस वातावरण का फायदा मिल जाएगा। इस तरह की राजनीति की वजह से तुष्टीकरण करते हैं ये। दूसरी बात, नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। दूसरी बात, रुक जाइए, धैर्य रखिए। अरे धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए। दूसरी, मौलाना जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर संविधान को, अरे भैया, अरे हो गया आपका, अरे सुन लीजिए भैया। मौलाना जी कह रहे हैं कि संविधान को पीछे रखकर, संविधान को तोड़कर इन्होंने 4% मुस्लिमों का आरक्षण दिया कांग्रेस ने। वो तुष्टीकरण मुस्लिमों का हुआ। अरे भैया रुक जाइए, वो कह रहे हैं, अरे वो कह रहे हैं। लेकिन अगर संविधान, अरे मैं दे रहा नवीन, हम आ रहे जी। अगर संविधान को गलत बनाकर कोई आरक्षण दिया गया, उसको वापस कर देना कैसे हिंदू? आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में धर्म के आधार पे हम नहीं दे सकते, किसी ने नहीं दिया है। ओबीसी के अंदर, सुनिए, कोर्ट के खिलाफ को नहीं हंसता, बिल्कुल गलत। ओबीसी के अंदर वो 4% दिया गया है, उसको कम्युनलाइज मत करिए। दूसरा प्रश्न इनसे पूछूंगा, इनसे 2 प्रश्न है। पहला, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में कितने टिकट आपने मुसलमानों को दिए? देखिए प्रतीक जी, मैं कांग्रेस पर मूल मुद्दे पे आ रहा हूं, पाकिस्तान के ऊपर। मेरी 4 बातें हैं, मैं समय से मुझे सकते दीजिए सर। 4% मुस्लिम का ही तो दिया था, है ना। देखिए, पहला, कांग्रेस ने 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया है, ये सबको जानता है, जो वापस करके वोकलिंग और लिंगायत को दिया गया। दूसरी चीज, कांग्रेस क्यों कहती है कि मैं आऊंगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे दूंगी? उसमें क्या बुराई है अगर हम अपने देश की माइनॉरिटी के बारे जब है नहीं, चित भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ी भी मेरे बाप की। क्या बात है? ये सच्चर कमेटी की सिफारिश किस लिए आई थी? अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो बताओगे। पहले तो यहाँ पूरा भ्रम फैलाने का पॉलिटिक्स हो रहा है। नरसिम्हन राव दास जो कमेटी है, हमने बनाया था SC/ST को 15% और 17% चिल्लाया था। अक्सर देखिए, ये रिजर्वेशन कर रही है और ये एक तार्किक बात हो रही है, यहाँ कर बीच में डिस्टर्ब। 3, आज पार्लियामेंट, भाई आपने बताया नवी बोला नहीं इन्होंने कि धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया 56% का जो वहाँ पे प्रावधान मुंबई गवर्नमेंट ने किया, ये 50% की सीलिंग पार्लियामेंट में अभी 23 मार्च को जब रखा गया था, पर प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। बढ़ा होता तो SC/ST को लाभ होता, बाकी लोगों को होता। हम तो सीधे देखा, मुस्लिम को आरक्षण आप देने की बात है ना। ओबीसी जो ओबीसी के अंतर्गत आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो नीचे हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी के हो फिर मुस्लिम हो, ये कहां से आ गया? ओबीसी मीन्स ओबीसी, SC मीन्स SC, ST मीन्स ST, सामान मीन्स सामान हिंदू, सामान मुस्लिम। समझिए, पहले 4 मुसलमान क्यों बोलते हैं प्रधानमंत्री? इसीलिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री करें तो ठीक, नहीं, कांग्रेस भी गलत और आपको कह रहा हूँ वो भी गलत। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, माना, अब देने की बात करें, पहले समझ। एक मिनट, एक ही बात पूछना चाहता हूँ
आराम से, यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ, चुपचाप। मैं समाधान की बात करना चाहता हूँ। देश के अंदर सब चाहते हैं कि समरसता पैदा हो और शांति का माहौल पैदा हो। वो जो मैंने पहले कहा, मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। यदि सब लोग सीरियस हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, अखिलेश को नहीं है, जितने भी क्रिमी लेयर है उनको क्या जरूरत है? आरक्षण की जरूरत है। जो नीचे तबके का है, तो आरक्षण अगर जो है आपको खत्म करना है तो उसको आर्थिक आधार बनाइए। अंतरजाति विवाद में पैदा होने वाला बच्चा, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूँ